हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर। चलिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पार्ट नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। इसके पार्ट 1 को आपने पहले ही देख लिया, नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और आप चाहे तो लास्ट में भी जब वीडियो एंड होगी वहाँ पर भी आपको इसका सजेशन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसे क्रॉस चेक करना और जाकर उन वीडियोज़ को भी रेगुलर बेसिस पर वॉच करते रहना। चलिए आसान तरीका, एक बेहतरीन परिणाम की शुरुआत करते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और कैसे आपको इनका प्रिपरेशन करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा कॉइन किया गया था जी? बताएंगे फ्रैंकल एंड पॉल राज जी के द्वारा, पीटर ड्रकर जी के द्वारा, केट ओलिवर या फिलिप कॉटलर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर? थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ध्यान रखेंगे। केट ओलिवर की बात किया जाए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को दिया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सप्लाई चेन होना चाहिए, हम किस मेथड से, हम कहाँ से, हमारे मैन्युफैक्चरर से लेके हम कैसे करके हमारे कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं प्रोडक्ट, इसका एक पर्टिकुलर चेन होना चाहिए और उस चेन को मेंटेन करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो एम्बुलेटरी पेशेंट की बात करो। जो पेशेंट एम्बुलेंस के द्वारा आते हैं वो किस तरीके के पेशेंट होते हैं? आउट पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट होते हैं, आईसीयू के पेशेंट होते हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं? चलिए एम्बुलेटरी पेशेंट क्या होते हैं जी? अधिकतर ये इमरजेंसी केस में आते हैं, ठीक है। इमरजेंसी केस में आते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये क्या होते हैं? अधिकतर आउट पेशेंट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आउट पेशेंट है, आउट पेशेंट मतलब आया, ट्रीटमेंट करवाया और चला गया। अगर मानकर चलो अगर एक्सीडेंट हुआ है, पर्सन आया, ट्रीटमेंट करवाया, ऑपरेशन होना, ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिर वो चला जाता है। या अगर हल्का फुल्का खरोच लगा हुआ है तो इमरजेंसी में आया, ड्रेसिंग हुआ, ड्रेसिंग होने के बाद फिर वो चले जाएगा, एडमिट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आउट पेशेंट में आ जाते हैं। अगर आपके एम्बुलेटरी पेशेंट की मैं बात करता हूँ, ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे जी? आपके आउट पेशेंट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मतलब हम कम से कम लागत में हम कैसे हमारे हॉस्पिटल को चलाएं, कम से कम लागत में हम कैसे अच्छे से अच्छे मेडिसिन लेकर आएँ हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो 3 बिन सिस्टम बोल रहा है, जस्ट इन टाइम सिस्टम बोल रहा है, मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोल रहा है, या फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी बोलता है जी। चलो इन्वेंट्री में तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। 3 बिन सिस्टम भी मिलेगा, जस्ट इन टाइम सिस्टम भी मिलेगा, फिक्स्ड ऑर्डर कंट्रोल भी, क्वांटिटी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? नॉट बोल रहा है। नॉट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें, ये आपको एक्सेप्शनल मिलेगा, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो इन सभी सिस्टम्स को ध्यान रखना। एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है, आउटसोर्सिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, फिक्स्ड पीरियड ऑर्डरिंग, ये सभी आ जाएंगे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ILC की बात करते हैं। कैन मेंटेन द टेम्परेचर इन व्हाट रेंज, इसके अंदर, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है बताना? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कूल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं, सॉरी। और -25 से +18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत अच्छा खासा रेंज है यहाँ पर, माइनस से लेकर +18 तक भी जा रहा है, -8 से -25, और बात करते हैं 8 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो 8 से 25 आपका कूल टेम्परेचर हो गया, 2 से 8 आपका कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं जी हाँ, जिसमें इंसुलिन को स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या आ जाएगी जी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म बताएंगे, एक्वायर, ट्रैक एंड परफॉर्म, अवेल टू, प्रॉमिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या एक्सेस टू द पॉइंट। चलिए यहाँ पर क्या निकलेगा करेक्ट आंसर? ATP की बात करते हैं तो इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अवेल टू प्रॉमिस मतलब हम बता रहे हैं कि जी हाँ हमारे पास क्योंकि हमें सप्लाई करना है, तो हमारे अगर मानकर चलो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास किसी से कॉल आता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम वहाँ पर उससे प्रॉमिस करते हैं कि अवेल करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि प्रॉमिस है कि हमारे पास अवेलेबल है ये चीज़ें, ठीक है। ATP ये हो जाएगा, ठीक है, और हम टाइम से आपको वहाँ पर पहुँचा भी देंगे।
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अगला बात करें, द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसे बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था जी? इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना। चलो फिर बोलता है मैनेज एंड इंटीग्रेट द सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। अच्छा, जितना हमारे पास डिमांड आया है हम उतना सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जो हमारे पास डिमांड आया हमें उतना सप्लाई करना है, सप्लाई उतना पहुंचाना है। ये इस चीज को अच्छे तरीके से रेगुलेट करना, सप्लाई को अच्छे तरीके से रेगुलेट करना। अगला बोला है टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हाँ, प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ाने की बात करें, नहीं जी ये भी नहीं होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, ना कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोडक्ट करेगा। प्रोडक्ट को बनाने का काम किसका है? इंडस्ट्री का है, ना कि इस सप्लाई मैनेजमेंट चेन का। इसका काम क्या है जी? जो जितना डिमांड हुआ है उतने क्वांटिटी पर हमें उसे प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट सप्लाई करना है। ये मेन इसका उद्देश्य रहेगा, क्योंकि अगर नहीं पहुंचा पाए तो शॉर्टेज हो जाएगा, और शॉर्टेज होगा तो फिर दिक्कत होगा। तो हमें कभी भी सप्लाई को कम नहीं होने देना है, जितना डिमांड है उतना बराबर अमाउंट में हम सप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हाई अलर्ट मेडिसिन की बात करें। हाई अलर्ट मेडिसिन में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं? इंसुलिन की बात करो, जी हाँ बिल्कुल, डायबिटीज में यूज किए जाने वाला, अगर नहीं मिलेगा तो पेशेंट की जान चली जाएगी। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात करते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट की बात करते हैं, जो डायरेक्ट आपके हार्ट में काम करता है। ठीक है, जैसे एड्रेनालिन हो रहे हैं, डायरेक्ट हार्ट में दिया जाता है। इन केस ऑफ अगर हार्ट आपका पंप करना स्टॉप कर देता है तो इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर ये भी यूज किए जाते हैं। एनेस्थेटिक्स की बात करते हैं, सेडेटिव एजेंट्स की बात करते हैं, जी हाँ ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में इनका सेवन कर लेते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, और इनका यूज़ करके ऑपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो हाई अलर्ट मेडिसिन होते हैं। वही अगर मैं बात कर लूँ पैरासीटामोल की, एसिड, अगर एस्पिरिन की बात कर लें, ऐसे ऐसे ड्रग्स की बात करते हैं तो ये इतने हाई रेटेड या हाई अलर्ट मेडिसिन में ये नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखते हुए चलना। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इन सभी ड्रग्स को याद रखना कौन कौन से हैं। इंसुलिन हो रहा है, एनेस्थेटिक्स हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर कीमोथेरेपी यानी एंटीबायोटिक्स वाले ड्रग्स, यहाँ पर कीमो वाले ड्रग्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशंस यहाँ पर आएंगे। ये सभी के सभी इमरजेंसी मेडिसिन, हाई अलर्ट मेडिसिन के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। आईसीसीयू की फुल फॉर्म बताना है जी, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, मतलब हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स का यहाँ पर इंटेंसिवली इन्हें केयर किया जाएगा। इंटेंसिव कोरोनरी कॉज यूनिट बोला है, कॉज बोल रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन कोरोनरी कॉज यूनिट, केयर यूनिट बोल रहा है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलो आईसीयू के बारे में तो सभी जानते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। वैसे ही यहाँ पर बात करें आईसीसीयू, आईसीसीयू 2 बार सी आया, एक कोरोनरी और दूसरा केयर यूनिट। ठीक है, मतलब ऐसे कंडीशन, अगर कोई पेशेंट हार्ट कंडीशन, हार्ट पेशेंट है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड उससे किसी तरीके की परेशानी हुई है, अगर अचानक से हार्ट अटैक आया है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन का डेथ हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उसे डायरेक्ट आईसीसीयू में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपके कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें पर्टिकुलर देखते हैं, 24/7 उनका चेकअप किया जाता है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आईसीयू का मेन तो यही काम है कि वहाँ पर 24 घंटे पेशेंट को देखा जाता है। ठीक है, चलो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग की बात करें, ओपीडी गए हो ना कभी? ओपीडी गए तो हो गया। कई बार हॉस्पिटल जब जाते हो तो वहाँ पर बोलते हैं कि जाओ ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवा के आओ। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बोला आउट पेशेंट को किस किस तरीके से, कौन कौन से पेशेंट है जो आउट पेशेंट के अंदर आते हैं। तो इमरजेंसी पेशेंट की बात करते हैं, रिफर्ड पेशेंट की बात करते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट की बात करते हैं, या ये सभी आ जाएंगे। चलिए पहला तो इमरजेंसी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रात के समय में मानकर चलो 12 बजे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल आया, तो उसे आउट पेशेंट बोल देंगे, वो आया ट्रीटमेंट करवा के चला गया। रिफर्ड की बात करते हैं, जो किसी दूसरे हॉस्पिटल से रिफर होकर आया है, वो ट्रीटमेंट करवाएगा और चला जाएगा। और फिर बात करें एम्बुलेटरी, तो अभी हमने देखा था एम्बुलेटरी पेशेंट भी क्या होते हैं जी, आपके आउट पेशेंट में आ जाते हैं। करेक्ट आंसर के तौर पर आपको तीनों ही यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये आपके लिए करेक्ट आंसर निकलेगा। अगला देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ, किस चीज का मैनेजमेंट होता है? रॉ मटेरियल्स का मैनेजमेंट होता है
फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस का होता है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ये सप्लाई चेन होता है। या फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर्स होता है, या सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर होता है। यहाँ पर बताएंगे, देखिएगा यहाँ आपका एक जगह मानकर चलो दिल्ली में आपका इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपने बनाया गुड्स और उससे आपको लेकर जाना है पुणे तक, ठीक है, पुणे तक आपको लेकर जाना, वहाँ की दुकान में आपको इसे बेचना है, पहुँचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या होगा जी, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका हमें ट्रांसफर किस चीज़ का करना है, गुड्स का ट्रांसफर करना है। मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेनली इस पर ही काम करता है कि हम कैसे करके जल्दी से जल्दी हम गुड्स को पहुंचाएं और कभी भी हम वहां पर स्टॉक वाली कंडीशन, शॉर्टेज वाली कंडीशन क्रिएट होने ना दें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेयर what is the objective of the inventory control, ठीक है, what is the objective of inventory control, आपको यहाँ पर बताना है इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू सप्लाई ड्रग इन टाइम, पहला बोल रहा है कि ड्रग को टाइम से सप्लाई कर देना है। फिर क्या बोलता है, टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज, ठीक है, मतलब कम से कम लागत पर हमें ये चीज़ें करनी है। अगला बोलता है टू अवॉइड द स्टॉक आउट एंड शॉर्टेज वाला कंडीशन, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल में मानकर चलो अगर हमें पता है कि भैया हर दिन हमारा कम से कम 10 हमारा सलाइन का बॉटल यूज़ हो रहा है, तो हमें हमेशा ये स्टॉक को फुलफिल रखना है, स्टॉक कम होने नहीं देना है। अगर स्टॉक कम होगा तो जी दिक्कत हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ये सभी के सभी इनके ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, चलो कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत। एबीसी एनालिसिस आता है, अभी तो देखा था जी, एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ये आ जाएगा, ये एनालिसिस होता है। वीडी एनालिसिस होता है, बिल्कुल वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल आइटम्स, इनका एनालिसिस होता है, ये भी आ जाएंगे जी आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के तौर पर। बफर स्टॉक, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हमें बनाकर रखना है ताकि शॉर्टेज वाला कंडीशन ना रहे, ठीक है, शॉर्टेज का परेशानी ना रहे। तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे टेक्निक्स के तौर पर, जिससे अपन इन्वेंट्री कंट्रोल को रेगुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये क्लियर करना है ना। चलो लीड टाइम की बात करें, ईओक्यू की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं, ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन वहीं से निकल कर आ गया, इन द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ईओक्यू, अभी हमने देखा था ना, ईओक्यू भी एक मेथड होता है। यहाँ पर एबीसी एनालिसिस तो है, वीडी एनालिसिस भी है, बफर स्टॉक भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ईओक्यू का टेक्निक भी आता है। ईओक्यू का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना। इकोनॉमिक ऑफ क्वांटिटी बोल रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलता है, इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी बोल रहा है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। जी हाँ, हमें क्या करना है, हम हॉस्पिटल से सामान मंगवा रहे हैं। जरा ये सोचकर देखना, आप किसी होटल में जाते हो, एक होटल में जहाँ पर आपको मिठाई का कोई सा डिब्बा 100 रुपये में मिलता है, वहीं दूसरे होटल में आपको ये 200 रुपये का मिलता है, सेम मिठाई सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताना है कि कहाँ से आप लेना पसंद करोगे। वही मीठा है, वही मिठाई है, वही मिठाई की डिब्बी है और उतने ही क्वांटिटी में आपको मिल रहा है। अगर 1 किलो है तो 1 किलो में मिल रहा है, आधा किलो है तो आधा किलो में, दोनों ही जगह मिल रहा है। तो बताना मुझे कहाँ से लेना पसंद करोगे जी। जाहिर सी बात है आप अपने पैसे बचाओगे। अगर क्वालिटी भी सेम है तो क्वांटिटी भी सेम है, तो जाहिर सी बात है आप अपने पैसे बचाओगे। सेम इन्वेंट्री कंट्रोल का यही काम है कि हम कम से कम लागत में, कम से कम पैसे में हम कहाँ से अच्छे प्रोडक्ट हम लेकर आ सकते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए, यही होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, कम दाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन लेकर आएँ या हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स लेकर आएँ, ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। फुल फॉर्म यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बफर स्टॉक हो गया, लीड टाइम होगा, ईओक्यू हो गया, वैड एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, ये सभी आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स के तौर पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन इन्वेंट्री कंट्रोल फीफो मेथड का मतलब बताना है। आइटम कम्स लास्ट विल बी द फर्स्ट आइटम आउट, मतलब जो लास्ट में आया है उसे पहले निकालना है, उसे पहले बेचना है। दूसरा बोलता है आइटम विच कम
विच कम फर्स्ट विल बी द फर्स्ट आइटम आउट। अच्छा, जो आइटम पहले आया है उसे पहले बाहर निकालना है। मतलब मानकर चलो एक आइटम है जो 1 जनवरी को आया है और अभी का डेट है, मानकर चलो अभी का डेट जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर सितंबर चल रहा है, तो आज हो गया 9 सितंबर, ठीक है। तो जो हमारा 1 जनवरी को आया है उसे हमें 9 सितंबर को निकालना है। दूसरा क्या हो रहा है जी, ये तो हमने पहले आया और बाद में निकाला। दूसरा क्या हो रहा है कि हमने पहले लाया, ठीक है, और पहले ही उसे निकालना। 9 सितंबर को बेचोगे या दिसंबर में बेचोगे, बताना मुझे। क्या बोला यहाँ पर, जो लास्ट में आया है उसे पहला बेचना है। मतलब कौन सी चीज़ों को आप पहले बेचोगे, 9 सितंबर में कौन सी चीज़ों को भेजोगे पहला, जो 1 जनवरी को आया है उसे पहले निकालोगे या जो 1 सितंबर को आया है उसे पहले निकालोगे, बताओ। जाहिर सी बात है जी, जो आपके पास 1 जनवरी को आया है उसको पहले निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो 1 सितंबर को आया है वो तो अभी फ्रेश है, लेकिन जो 1 जनवरी को आया है उसे पहले निकाला जाए। अगर नहीं निकालेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा और उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये हो जाएगा फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ध्यान रखना। चलो, इन वैड एनालिसिस डी का मतलब बताएंगे, डाटा ऑफ रिसिप्ट ऑफ आइटम्स की बात करें, डिजायरेबल आइटम्स की बात करें, डेविएशन ऑफ स्टॉक की बात करते हैं, डेली डिजायर्ड आइटम्स की बात करते हैं। चलो जरा ध्यान से सुनना, वीईडी एनालिसिस मतलब क्या होता है। वीईडी, हॉस्पिटल में 3 तरीके के सामान होते हैं, 3 तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं। वीईडी, वी यानी वाइटल, ठीक है, ई यानी एसेंशियल और डी यानी डिजायरेबल आइटम्स। चलो यहाँ वीडी की बात करें, वाइटल की बात करते हैं, तो वाइटल मतलब ऐसी चीजें जिसके बिना हॉस्पिटल में जनरल फंक्शन नहीं हो सकता, हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है भैया, इसके बिना आप कैसे कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। एसेंशियल आइटम्स की बात करते हैं, एसेंशियल मतलब ऐसे आइटम्स अगर ये नहीं रहेंगे तो भी हॉस्पिटल काम करेगा, फंक्शन करेगा, लेकिन वो बेहतरीन सर्विसेज, बेहतरीन सुविधाएं हम पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। अगला बात करते हैं डिजायरेबल। अगर ये ऐसे आइटम्स हैं, ये अगर ये नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी फंक्शन आसानी से वही चलेगा। जैसे हैंड ग्लव्स की बात कर लो, अरे जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगाना है तो हैंड ग्लव्स से इंजेक्शन लगाएंगे, या हैंड ग्लव्स नहीं रहेगा तो भी अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये कंडीशन, ठीक है। डिजायरेबल मतलब इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी की बात करें तो डिजायरेबल आइटम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जी, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। और एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे डिजायरेबल गॉगल्स हो गया, आई शील्ड हो गया, आई ड्रैपर्स हो रहे हैं। एसेंशियल की बात कर लो, यहाँ पर एसेंशियल आ जाएगा। वाइटल की बात कर लो, ईटीट्यूस, वेंटिलेटर, फेब्रिलेटर हो रहा है भैया, इसके बिना हॉस्पिटल काम नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। मतलब मानकर चलो 1 सितंबर को आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और वो आपके पास 7 सितंबर तक आ गया, इस बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? जब से आपने ऑर्डर किया और जब आप तक प्रोडक्ट पहुंचा, इस समय, इस बीच के समय को क्या बोलेंगे? लीड टाइम बोलते हैं, कैरिंग टाइम बोलते हैं, शॉर्टेज टाइम बोलते हैं, या ओवर टाइम बोलते हैं? चलो बताना मुझे। आपने जब से ऑर्डर किया और जब तक आपके पास प्रोडक्ट आया है, इस बीच के समय को बोला जाता है लीड टाइम। याद रखेंगे जी, ठीक है। लीड टाइम, आपने कब ऑर्डर किया, कब आप तक पहुंचा, लीड टाइम के तौर पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर इन्वेलप मेथड, ये ध्यान रखेंगे, फॉर इन्वेलप मेथड हु फिल्स प्री लेबल्ड एनवेलप ऑफ मेडिसिन। चलो जी, कौन है वो पर्सन जो पहले से ही, अगर ऐसा होता है ना लिफाफा में, आप कई बार आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि लिफाफा में बना हुआ है, लिफाफा एनवेलप में मेडिसिन आपको दिया जा रहा है। एक हिसाब का वो प्रीपेड, पहले से वो लिफाफा बने रहते हैं। एक हिसाब का वो किट ही है, मानकर चलो कि अगर कोई पर्सन आए सर्दी वाला तो उसे इस किट को देना है। अब इस किट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डालनी है, ये पहले से जो प्रीपेड, पहले से जो बना हुआ लिफाफा रहता है, इन्वेलप रहता है, इसे कौन बनाता है बताना? नर्स बनाएगा, नर्स बनाती है, फिजिशियंस बनाते हैं, पेशेंट खुद बनाएगा या फार्मासिस्ट बनाएगा? चलो बताओ जी। अरे किसे पता है, जरा खुद सोच के देखना, किसे पता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है? किसे इतना डीप नॉलेज है? किसे जी? आपको है।
फार्मासिस्ट को। जी हाँ, एक फार्मासिस्ट ही इस एनवलप को बना सकता है, क्योंकि उसे पता है कौन कौन से कंपोजिशंस हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, ये फार्मासिस्ट ही रेडी कर सकता है। याद रखना, एक डॉक्टर तो आपके ऑर्गेन के साथ खेलता है, लेकिन एक फार्मासिस्ट आपके सेल्स के साथ खेल सकता है ना। तो डॉक्टर से ज़्यादा डीप नॉलेज मेडिसिन के लाइन पर बात करें तो ये बिल्कुल फार्मासिस्ट के पर है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो, 18 नंबर क्या बोलता है, विच इज द कोल्ड चेन इक्विपमेंट। कोल्ड चेन इक्विपमेंट मतलब जहां पर अपन क्या कर रहे हैं जी, ठंडा कर रहे हैं अपने वैक्सीन को, अपने इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को अपन क्या कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर कर रहे हैं। स्मार्ट वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर बोला क्या करता है जी, ठंडा करने का काम करता है। वॉक इन फ्रीजर, फ्रीजर क्या करता है जी, ठंडे करने का काम करता है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या करता है जी, अजी ये भी तो ठंडा करता है, कोल्ड टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। चलो करेक्ट आंसर निकालो, तीनों ही निकल जाएगा। अरे ठंडे की बात करें, कोल्ड चेन की बात करो, ठंड कर रहा है कौन है जी, सभी तो रेफ्रिजरेटर है, सभी तो फ्रीजर है, नाम से ही तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लो अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड ब्लॉक विद इन अ प्लास्टिक, अ सॉलिड ब्लॉक विद इन अ प्लास्टिक और स्टील ड्रम आर यूज्ड इन विच टेक्निक। मतलब देखिएगा, एक ड्रम हो गया, ठीक है, इस तरीके का ड्रम हो गया, इसे हमने क्या किया, इसके अंदर हमने वेस्ट मटेरियल डाला और इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया, बाहर से इसे पैक कर दिया। कैसे पैक किया जी, प्लास्टिक से या स्टील से हमने यहाँ पर इसे पैक कर दिया कि भैया बाहर नहीं जा सकते। लैंडफिल बोलेंगे, वेस्ट इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, सीवर बोलते हैं, या बर्निंग ऑन इन ओपन कंटेनर बोलते हैं। चलो करेक्ट आंसर यहाँ पर बताते हुए चलना जी। अरे बहुत इजी है। लैंडफिल की बात करें, डिस्पोजल, अगर आप किसी वेस्ट मटेरियल को अगर आप फेंकने जा रहे हो तो लैंडफिल मतलब आपने गड्ढा किया जमीन में, फिर आपने गड्ढे को डाला, वहां पर आपने कचड़े को डाला और उसे बाहर से दबा दिया, दफन कर दिया। दूसरा वेस्ट इमोबिलाइजेशन, अब यहाँ पर देखिएगा ड्रम में हमने कवर कर दिया और इस ड्रम को एक जगह में रख दिया और ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके वेस्ट है वो इमोबिलाइजेशन मतलब मूव नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं। सीवर की बात करते हैं जी, देखिए अधिकतर जो सिरप्स रहते हैं, वेस्ट सिरप रहते हैं, उन्हें सीवर के द्वारा उन्हें डिस्पेंस किया जाता है, उन्हें डिस्पोज किया जाता है। क्या करते हैं जी, सीवर मतलब देखो पानी के साथ उसे डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने के बाद कुछ अमाउंट में, कम अमाउंट में हम उसे धीरे धीरे करके नदी नालों में वहाँ पर उसे छोड़ते रहते हैं ताकि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो। बर्निंग इन ओपन कंटेनर, कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा फैल गया है तो कोई बड़े बुजुर्ग जाकर उसे जला देते हैं, जिसे इंसिनरेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट उन्हें ओपन कंटेनर में हम जला दिया जाता है, हमें कंटेनर के साथ वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। ये देख लेंगे, देखो वेस्ट सब यहाँ पर डाल के इस कंटेनर को बंद कर दिया गया है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा है, ये क्लियर करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, भैया इसके फायदे क्या हैं बताना। रिड्यूस मैन पावर, बिल्कुल हाँ जी, मैन पावर रिड्यूस हो ही रहा है। मेडिकेशन एरर कुड बी अवॉइडेड, बिल्कुल किसी एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का अगर प्रिस्क्रिप्शन बन रहा है तो हाँ यहाँ पर मेडिकेशन एरर के चांसेस बहुत ही कम हैं। डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट डायरेक्ट देख सकता है कौन से मेडिसिन यहाँ पर लगे हैं और कितने इफेक्टिव हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर के तौर पर देखने को मिल जाएगा, चारों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ये देखते हुए चलना है ना। एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की हम बात करेंगे, ये सभी आपके लिए करेक्ट निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इन सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर वॉच करते चलना, बहुत कम समय है, जुट जाओ, लग जाओ, भिड़ जाओ प्रिपरेशन में। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, अगले टॉपिक्स, अगले MCQs के साथ। अच्छे से तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।